जो आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स था विद 5 अमोनिया, उस केस में उसने कहा 2 काइंड्स ऑफ क्लोरो लिगेंड अटैच हैं। ये क्लोरीन जो है उनकी 2 काइंड्स की 2 डिफरेंट काइंड्स की नेचर है, और वो क्या है कि जो 1 काइंड है वो आयनाइजेबल है, और जो सेकंड काइंड ऑफ क्लोरीन है लिगेंड्स वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल। देन फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि आपका कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स हो विद 4 अमोनिया लिगेंड्स। तो उस केस में क्या उसने स्ट्रक्चर में चेंज किया कि यहाँ पे तो एक अमोनिया पहले ही खत्म हो गया था या पहले ही रिमूव कर दिया था उसने 5 अमोनिया वाले केस में। तो अब एक और जो अमोनिया यहाँ पे 5 अमोनिया वाले केस में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट था, यहाँ पे इस अमोनिया को भी उसने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि बाकी 4 अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि इसके नंबर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप 2 क्लोरो लिगेंड्स ऐसे हो गए हैं जो कि डायरेक्टली आपकी डायरेक्टली बॉन्डेड हो गए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, या सेंट्रल मेटल जो आपकी कोबाल्ट है उसके साथ। तो अब इट मींस कि यहाँ पे अब ये जो 2 क्लोरो लिगेंड है ये तो आयनाइजेबल नहीं रहे, ये दोनों नॉन आयनाइजेबल हो गए, और अब एक ही आपका जो क्लोरो लिगेंड है वो आयनाइजेबल वन है जो कि ये है। ठीक है, तो इट मींस कि अगर उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है स्ट्रक्चर की तो उसे 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उससे 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए कंडक्टोमेट्री रन करवाता है तो अबव 2 केसेस से इस सॉल्यूशन की, इस कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आपकी कंडक्टोमेट्री में वैल्यू है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो कम आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो गए हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ आयन आयनाइजेबल एक ही क्लोरो लगा रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज कम हो गई हैं, जबकि अबव 2 केसेस में आपके पास जो पहला केस था उसमें 3 क्लोरो जो थे वो तीनों के तीनों अनआंसरेबल थे, तो उस केस में करंट जो है वो ज्यादा कैरी होगा। ठीक है, उसकी कंडक्टोमेट्री में ज्यादा वैल्यू आएगी आपके पास, जबकि जो सेकंड था उसकी उससे कम आएगी, और ये जो थर्ड केस है हमारे पास इसकी कंडक्टोमेट्री में वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए। यहाँ तक जो है उसके सारे जो पोस्टुलेट थे या उसकी जो सारी आप कह लो कि हाइपोथेसिस थे वो सारे के सारे वेरीफाई हो रहे थे, या उनके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो जा रहे थे। लेकिन जहाँ पे जाके कॉन्ट्राडिक्शन आई या जहाँ पे जाके हमारे पास जो है उसकी थ्योरी रिजेक्ट हुई वो थी आपके पास वो कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके पास 3 अमोनिया का केस आ जाए। ठीक है, यानी इस केस में अब आपके पास नंबर ऑफ अमोनिया लिगेंड्स कितने हो गए, 3। तो अब उसके लिए जो स्ट्रक्चर उसने प्रपोज किया वो ये था कि यहाँ पे जो 4 की चेन आपको नजर आ रही थी, बाकी प्रीवियस जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं वहां से एक अमोनिया उसने कम कर दिया है। अब होना क्या चाहिए था कि जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस केस में और जो 4 वाला केस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक अमोनिया कम हुआ है। तो जो बाकी क्लोरो है उनकी नेचर तो वही रहनी चाहिए थी कि ये 2 क्लोरो जो है वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं और ये वाला क्लोरो जो है आयनाइजेबल होता। इट मीन्स कि यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन इस कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शो करनी चाहिए थी, इस कंपाउंड को करंट भी कैरी करना चाहिए था, यानी कंडक्टोमेट्री में इसको जो है वो करंट जो है वो कैरी करना चाहिए था, इसको एज इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करना चाहिए था। बट इस कंपाउंड के लिए उसके जो प्रीवियस जितने भी पोस्टुलेट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जाके इस पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ना ही सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन डालने पे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन होती है, ना ही इस कंपाउंड के लिए कंडक्टिविटी मैयर की जाए तो ये कंडक्टिव बिहेवियर शो करता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जाके आपकी जो ब्लूमस्टैंड जॉर्गेनसन थ्योरी है वो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। क्लास यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस मैम। इसमें नाइट्रोजन के बॉन्ड तो ना स्टेबल पूरे। जी हमने क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं है। मैम इधर नाइट्रोजन की इन्होंने 5 बार अमोनिया आपने लगाया, लेकिन नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे फिक्स नहीं होते हैं।
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपके जो अमोनिया के यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे अमोनिया के जो है वो 5 बॉन्ड्स हो जाते हैं। यस मैम। ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर है, वो भी आपकी पॉसिबिलिटी ठीक है, बट यहाँ पे उसने जो रीजन उसने कहा था वो ये था कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और ये चेन बना रहे होते हैं। ठीक है, वो रीजन भी आपका ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस रीजन को लेते हुए हम इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे अमोनिया जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है आपकी सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, और इस वजह से इस स्ट्रक्चर पे ये आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते ये वाली के आपके अमोनिया के 5 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है या अमोनिया 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता। बट जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग सकता है वो ये है कि यहाँ पे जो आपकी क्लोरो है वो आयनाइजेबल होनी चाहिए थी, कंडक्शन शो करनी चाहिए थी, और इसी बेसिस पे उसके इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर को रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये बॉन्ड्स जो हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी आपकी जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे एक्ट कर रही है और आपकी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया या इस थ्योरी की जो फर्दर मॉडिफिकेशन की वो वर्नर ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उसने जितने आंसर थे इस थ्योरी के हवाले से जो भी लिमिटेशन थी उसको फुलफिल किया, वहाँ पे उसके आंसर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इसमें जॉर्गेनसन चेन थ्योरी, इसे चेन थ्योरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया था और ये चेन फॉर्मूला प्रपोज किया था कि आपकी चेन फॉर्म में आपके लिगेंड अटैच होते हैं आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसीलिए इसको जॉर्गेनसन चेन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे बिलो स्ट्रक्चर जो राइट डाउन है यहाँ पे वो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन है यानी वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, और जो अबव 2 हैं वो जॉर्गेनसन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको नजर आएगा ये जो है ये दोनों आपकी जॉर्गेनसन थ्योरी के अकॉर्डिंग है और ये जो बिलो आपके पास है ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं साथ जो क्लास में चाह रही हूँ एक आपकी प्रैक्टिस करवा दूं ताकि तब तक आप यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्ड यूज हुआ है, साथ ही इस ऑक्सीडेशन स्टेट और एक टर्म होती है वैलेंसी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो आपको इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर क्या चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज बेसिकली इक्वल होता है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, जबकि वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी इक्वल होती है कि आपकी जो मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है या कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। कोई एलिमेंट अगर आप कह लो यहाँ पे मेटल की बजाय कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो इक्वल होता है उसकी वैलेंसी के। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपकी सेंट्रल मेटल एटम पे क्या चार्ज है वो चार्ज इक्वल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लिगेंड जो है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होना चाहिए, लिगेंड पे चार्ज का पता होना चाहिए, तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपने वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट पता होगी, तभी आप उसकी वैलेंसी बता सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन जो नंबर है उसमें लिखते हो, जबकि जो वैलेंसी है उसे होल नंबर में लिखते हो।
फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरी कर सकती है कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स, जबकि वैलेंसी आपके पास जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके उसके साथ आप प्लस और उसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जबकि जो आपके पास वैलेंसी है वो एक प्योर होल नंबर होती है। ये इनका कुछ डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। अगर आपके क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लास स्क्रीन शेयर चेंज हुई है? यस मैम। यस मैम। ये क्लास यहाँ इसकी प्रैक्टिस बस इसको देख लो एक दफा, तो उसके बाद फिर मीटिंग एंड करते हैं, ताकि तब जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो इसके बाद मैं आपको इसी से रेलिवेंट कुछ कंपाउंड्स ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप जो है वो आपका दरमियान में वीकेंड आ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता ये कोबाल्ट एटॉमिक स्टेट में है या ये कोबाल्ट आयनिक स्टेट में है, वो कैसे पता चलेगा? अगर मुझे इस सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता हो, यानी OX, यहाँ मैंने OX लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का पता हो। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 4। ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू चार्ज ऑन द लिगेंड। ये लिगेंड पे कितना चार्ज है और लिगेंड का कितना नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में ऐड कर लो तो आपके पास ये इक्वल आता है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो इन दोनों के सम की वैल्यू के इक्वल है। ये मुझे फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से अगर मुझे इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़े तो वो रीअरेंजमेंट कैसे मैं कर सकती हूँ कि इसी फॉर्मूला को मैं कुछ फॉर्म में मॉडिफाई कर सकती हूँ। कि अगर मैं इसको राइट अप करूँ दोबारा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे जाके ये किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, ये समझ आ गया ना क्या हुआ है? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओगे क्लास चार्ज, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना नजर आ रहा है आपको, -2। -2। तो इट मींस यहाँ पे आप लिखोगे, मैं अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम नहीं लिखती, आप समझ जाओ। ठीक है, अच्छा -2। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4। 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है, तो वो लिगेंड पे चार्ज कितना है वो कहाँ से आपको पता चलेगा। मैंने आपको जब टेबल बताया था आयनिक लिगेंड्स का, तो साथ मैंने कहा था जो चार्जेस हैं इन पे, यही चार्जेस आपने याद भी रखने हैं। तो फ्लोरो अगर आप वो टेबल दोबारा देखोगे तो फ्लोरो जो है उस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये एनाइनिक लिगेंड है और इस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2 + 4। ठीक है, समझ आ गया ना क्या हुआ है। अब अगर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस प्लस अगर माइनस होता है तो इट मीन्स के आंसर मेरे पास आ जाएगा 4 - 2 = 2। साइन कौन सा मैं लगाऊंगी, प्लस या माइनस, तो वो प्लस जो आपकी लार्ज नंबर या लार्ज फिगर होती है वो उसी के साथ वाला साइन आप अपने आंसर को लगाएंगे। अच्छा जस्ट मुझे ये सेकंड वाला जो है ये आप मुझे करके, ये बहुत आसान है, इसके लिए कैलकुलेट करके मुझे बता दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। आप इसमें कॉपर की +2 होगी। +2 होगी, गुड। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो अमोनिया है आपका वो न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, अमोनिया को यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज होता है 0। ठीक है, तो 4 × 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जितना चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सॉरी, वो उतना वो क्या है, वो बेसिकली इक्वल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के।
ठीक है, तो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। ये आपके पास फॉर्मूला। अब ये जितने भी क्लास गिवन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके लिए आपने कैलकुलेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक तो जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे करना आसान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये वाला केस देख लो 6 वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ना आपको कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज नहीं गिवन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, बट एक फॉर्मूला याद रख लो कि जितना चार्ज आपकी आयनाइजेशन स्फीयर पे होता है उतना ही चार्ज आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होता है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है वो देखने के लिए मैं देखूंगी कि इसका आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा है। तो आयनाइजेशन स्फीयर अभी हमने बात की थी कौन सा होता है, जो कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इट मींस कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास K4 वाला, ये आयनाइजेशन स्फीयर में लाई कर है, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर पार्ट है। आयनाइजेशन स्फीयर पे मैं देखूंगी कि क्या चार्ज होता है। अब आपको पता है पोटाशियम जो है वो मेटल है, मेटल पे चार्ज और आपके पास ग्रुप 1A से बिलोंग करती है, इस पे चार्ज +1 होता है। यहाँ पे 4 पोटाशियम है, तो इट मींस बाहर चार्ज कितना है +4, यानी यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर पे चार्ज है +4। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ आपकी सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन जो आपका सोडियम है उस पर +1 चार्ज है और इस पे क्या है -1 चार्ज है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर आयनाइजेशन स्फीयर पे जितना चार्ज है उतना ही काउंटर चार्ज आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा। तो अगर यहाँ +4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। -4 ठीक है, अब अगर आपको चार्ज पता चल गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, लिगेंड्स का चार्ज ऑन द लिगेंड पता है, तो आप यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकते आयरन की। क्या आएगी क्लास? +2। ठीक है, गुड। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने की। ठीक है, फिर आप ये हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट जो है उसमें +2 है या -2 है? यहाँ पे -2। तो प्लैटिनम की 4 हो जाएगी फिर। हाँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट एग्जांपल हैं, जरूरी नहीं है कि बस ये 5 ही प्रैक्टिस करनी है। आपको जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलते हैं आपने सबके लिए कैलकुलेट करना सीखनी है। बल्कि ये अगर PDF फाइल आप देखोगे तो इसके आगे नोमेनक्लेचर वाला एक टॉपिक है और उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है उनके लिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है इन रोमन नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए नोमेनक्लेचर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास यहाँ से इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको पढ़ के आना। नेक्स्ट टाइम पूछूंगी मैं आपसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे के कि इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।